Hello and welcome everyone to third year engineers. With this lecture, we will be starting a lecture series purely based on derivations involved in engineering physics 1. Who am I? I am a second year engineering student at an engineering college affiliated with Mumbai University. So basically, I will be following syllabus as per Mumbai University. But don't worry, क्योंकि equation and formula तो बदलने वाला है नहीं, so other university के students भी lecture को देख सकते हैं. Today's topic is quantum mechanics and we will be deriving the Schrodinger's wave equation. So the topics that we will be discussing in this lecture are what is wave equation? What do we mean by wave particle duality? Heisenberg uncertainty principle, what is free particle and what is a wave function? Wave function के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे but जो starting के चार topics है those are very basic topics and we really need to understand them so as to derive the Schrodinger's wave equation. Introduction to Schrodinger's wave equation, the most feared topic of engineering physics 1, जिसको हम लोग छोड़ के ही जाते हैं बिकॉज हमें वेव इक्वेशन ही नहीं पता है. तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हम लोग कहाँ से समझने वाले हैं? तो क्या होता है वेव इक्वेशन? क्या हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था? यस, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था वेव इक्वेशन के बारे में. लाइक हमें चैप्टर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस, वेव ऑप्टिक्स करके जो हमें कभी भी नहीं समझे थे. सो लेट अस स्टार्ट विथ वेव इक्वेशन. क्या होता है वेव इक्वेशन? लेट अस सी. वेव क्या होता है? जैसे हमने साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव्स होते हैं. इन वेव्स को अगर हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो हम उसे एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं. ठीक है? तो सबसे बेसिक वेव का इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, तो वो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू a f ऑफ x प्लस और माइनस vt. ठीक है? बट हमें पढ़ना क्या है? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन. हम लोग इस टाइप ऑफ वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जो है y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. वेव इक्वेशन में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है? एक तो है एम्पलीट्यूड हो गया इसका जो a है, फिर हमारे पास उसका एक फंक्शन होता है, वेव का एक डायरेक्शन होता है. सो माइनस साइन जो यहाँ पे है वो इसका जो डायरेक्शन है इस इक्वेशन का वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. हमारे लिए आसान हो जाएँगी ना चीज़ें बिकॉज़ पहले ही इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, सो हम लोग आसान करके ही इसे स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे डायरेक्शन भी उसका पॉज़िटिव एक्स एक्सिस में लेंगे, व्हिच इज़ कंफर्टेबल फॉर अस. इसके बाद हम लोग क्या-क्या पता लगा सकते हैं, हमारे पास वेव के पास एक वेवलेंथ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैम्ब्डा, से हम लोग इसे रिप्रेज़ेंट करते हैं. फिर हम लोग ने 11th-12th में एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन के. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा. ठीक है? व्हाट इज़ k? व्हाट इज़ k? k इज़ प्रोपगेशन कांस्टेंट. ठीक है? हमारे पास ओमेगा है. यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. म्यू इज़ नथिंग बट 1 अपॉन t, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. पर सेकंड में हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं और हम लोग ने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था t इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. सो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 अपॉन t इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो म्यू इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई म्यू. ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया. अभी वेव के ये बेसिक्स तो हमारे पास आ गए. अभी हमारे पास जो वेव इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमें इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इस वेव के अंदर के चीज़ों को हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे अभी हम जो वेव के साथ डील कर रहे हैं ये तो बड़ा सिंपल वेव इक्वेशन है. बट क्या हो अगर यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ कोसाइन फंक्शन भी आ जाए, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन बन जाएगा जिसे हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है. इस वेव इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा. ये डिफरेंशियल इक्वेशंस करके एक चैप्टर हम लोग मैथ्स 2 में पढ़ने वाले हैं. वो अलग दिन के लिए एक अलग कहानी है. उससे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें 2-2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x.
फिर दूसरी बार हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। सो इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा एंड फिर हम उससे इक्वेशन बनाएँगे व्हिच विल बी नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो फर्स्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डो y अपॉन डो x। अब ये डो क्यों आया है, डी क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं यहाँ पे बिकॉज़ हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x है और एक t है। तो जब हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है या फिर कोई और वेरिएबल है, वो हमें एज़ अ कांस्टेंट पकड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी a तो कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x f ऑफ kx माइनस ओमेगा t। यहाँ पे अभी हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। Differentiation of f of kx minus omega t with respect to kx minus omega t into dou kx minus omega t with respect to x। इसका डिफरेंशिएशन तो f डैश ऑफ kx minus omega t हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे k बाहर आ जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन 1। फिर जो बचा होगा उससे हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा f डैश ऑफ kx minus omega t into के बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 0। सो हम लोग बोलेंगे कि डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू a k f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। इसे एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी a और k तो कांस्टेंट है तो a और k तो बाहर आ जाएंगे, a k डेल बाय डेल x ऑफ f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t। अभी फिर से यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। a के डेल बाय डेल ऑफ kx माइनस ओमेगा t, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t इंटू डेल kx माइनस ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू डेल x। तो f डैश ऑफ kx का हो जाएगा f डबल डैश अभी, तो a के f डबल डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t इंटू के बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन 0। सो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू a k स्क्वायर f डबल डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t। सो ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग ने कुछ भयंकर नहीं किया है, सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। 2 बार हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया है। अभी हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो डेल y बाय डेल t इज इक्वल टू डेल बाय t ऑफ a f ऑफ kx माइनस ओमेगा t। यहाँ पे t को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट लेना है हमें। ठीक है, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे। f of kx minus omega t into del by del t kx minus omega t that is equal to a f of kx minus omega t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f dash of kx minus omega t into, अभी kx यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो 0 माइनस ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t। सो ये आ गया हमारा डेल y बाय डेल t। अभी इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, वही पुरानी कहानी। डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a, यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, उसे लिख देते हैं हम माइनस ओमेगा a डेल बाय डेल t ऑफ f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t। सो f डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ kx माइनस ओमेगा t इनटू चेन रूल लगाया था ना, सो डेल kx माइनस ओमेगा t अपॉन ये एज इट इज kx का डिफरेंशिएशन 0 माइनस
ओमेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो ए ओमेगा स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो 3 डिवाइड बाय 2 थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे इसे, सो हमें क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अभी इसे कॉपी करना है एज इट इज, दैट इज is omega square f double dash of kx minus omega t upon a k square f double dash of kx minus omega t। अभी यहाँ पे कट क्या क्या हो रहा है देख लो, f डबल डैश कट हो गया, ए कट, एंड फिर अभी इसको जो नीचे है उसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारे पास अभी जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी इसे हम लोग मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करके इसको हम लोग सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान है कंपेयर टू प्रीवियस इक्वेशन। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मेजरेबल क्वांटिटीज जैसे उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे मेजरेबल क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये तो अभी बहुत आसान इक्वेशन हो गया। अभी तक जो भी हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक था, क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट था, क्योंकि अगर मैं सीधा त्रिशूल लेके बैठ जाता तो आप लोग यहाँ से भाग जाते। अभी हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। मान लो हमारे पास एक वेव इक्वेशन है जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो यहाँ पे मैंने अभी दो ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, एक है E वर्सेस X एंड दूसरा है E वर्सेस T। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो E वर्सेस X में हमारा टाइम फिक्स्ड है एंड यहाँ पे E वर्सेस T में हमारा X फिक्स्ड है। सो इन दो ग्राफ्स में अगर यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो ये कॉस फंक्शन है तो वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। सो एक बहुत बड़ी वेव बनने वाली है वो, एंड उस वेव में हमारे पास जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो फिक्स्ड है। वेवलेंथ हर एक साइकिल का वेवलेंथ एक समान है। इसी तरह जो हमारा ई वर्सेस टी है वो भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, बट यहाँ पे हमारा जो टाइम है, दो पीक्स के बीच में जो टाइम है हमारा वो कांस्टेंट है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो टाइम सेम रहेगा, रहता है सेम ही रहेगा। बट क्या हमारे रियल लाइफ में ऐसे वेव्स होते हैं? लाइफ में सब कुछ कांस्टेंट थोड़ी ना होता है। अभी आखिर तो हम है थर्ड ईयर के ही ना। सो रियल लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो हम जिस वेव से डील करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों वेरी करते हैं। सो अभी जो एक ग्राफ बनाने वाला हूँ ये है हैशटैग असली दुनिया, ठीक है। अभी असली दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो हम जिस वेव से हम एक्चुअली डील करते हैं वो कुछ ऐसे जाती है, ऐसे स्टार्ट होती है, उसका पीक बढ़ेगा एंड फिर ऐसे। सो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं वेव पैकेट। सो रियल लाइफ में वेव्स की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो हर बार वेरी करती है, तो ऐसे वेव की जो इक्वेशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनने वाली है एंड उसको सॉल्व करना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसी के साथ अभी हम लोग धीरे धीरे करके क्लासिकल मैकेनिक्स से शिफ्ट होके अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री लेने वाले हैं।
तो जो फर्स्ट कंसेप्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो ये क्या होता है? देखो, ये वेव है, ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है? अभी ये तो मस्त था, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से ऐसे आगे तक जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? प्रोपोगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। लाइट का वेव जब ट्रैवल करता है तो वो एक वेव के प्रकार में ट्रैवल करता है, एक वेव के जैसा ट्रैवल करता है। बट अगर ये ही वेव अगर ऐसा जा रहा है और ये एक अभी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये इट एक्ट्स लाइक पार्टिकल। सो जब भी यही लाइट रे जब ऐसे ऐसे जा रहा है एंड ये अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट कर देगा तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स, ऐसे। और इन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है? Photons are basically packets of energy. So when light travels, it behaves like a wave, and when it interacts with matter, it behaves like particles. ये है लाइट रेज का दोगलापन, ठीक है? इसका एक एग्जांपल देख लेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये रहा हमारा सर्किट। पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट रेज को समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? हम लोग लाइट रेज को इस मेटल शीट के ऊपर गिराएंगे। ये क्या है? मेटल। तो इस मेटल के ऊपर अगर हम लोग ने लाइट रेज को गिराया तो ये फोटॉन्स, लाइट रेज के फोटॉन्स इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से मूव करके इस मेटल प्लेट तक जाते हैं। सो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है मेटल प्लेट से, उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। एंड जो बची हुई एनर्जी है वर्क फंक्शन के अलावा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसे मिलती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड उस एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के ऊपर गिर जाता है, उस मेटल प्लेट के ऊपर चला जाता है एंड यहाँ से वो सर्किट कंप्लीट कर देता है एंड ये बल्ब ग्लो कर जाता है। सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना था, जो ये हमें पता जिससे हमें पता चला कि लाइट का दोगलापन है। लाइट वेव के जैसा भी बिहेव करता है एंड लाइट पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करता है। हाँ, पता है, श्रोडिंगर भाई साहब बुला रहे हैं, आई नो, थोड़ा पेशेंस रखो। एक और कंसेप्ट है जिसे हम लोग शॉर्ट में निपटाएंगे, फिर कुछ फॉर्मूलाज है एंड फिर हम लोग श्रोडिंगर के इक्वेशन के ऊपर कूदेंगे, ठीक है? तो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी था, वहां से हमें दो फॉर्मूलाज पता चले कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब लाइट रे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, एंड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा है तो ये फॉर्मूला तब का है जब लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, व्हेन इट एक्ट लाइक वेव। सो इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यहाँ से एक सी कट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एम सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अभी एम सी क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। सो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सो यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमें रिलेशन मिल गया। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर कूदते हैं, जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी ये हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें किसी एटम के अंदर की इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन ढूंढनी है, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें लोकेट करना है, तो वो तुम कर ही नहीं सकते। उनका कहना था कि पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी आइडेंटिफाइड साइमल्टेनियसली। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई। तो ये प्रिंसिपल आने के बाद श्रोडिंगर भाई साहब ने बोला नहीं, अभी तो मैं बना के रहूंगा ऐसा इक्वेशन, इस प्रॉब्लम का हल मैं निकाल के रहूंगा जिस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करके उस पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड कर सकोगे।
इसी के साथ हमारे श्रोडिंगर भैया पूरी तरह से मोटिवेटेड हो गए कि अभी तो मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल के ही रहूंगा। सो वहां पर श्रोडिंगर भैया क्या करने वाले हैं इसे देखने के पहले हम लोग एक और थोड़ा बेसिक फॉर्मूलाज है उन्हें हम लोग थोड़ा रिवाइज कर देते हैं एंड कुछ जो फॉर्मूला लगने वाले वो हमें डिराइव करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमने देखा था P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। सो अगर हम लोग यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था k होता है ना ये, एंड h अपॉन 2 पाई को हम लोग कहते हैं h क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा h क्रॉस k। p इज इक्वल टू h क्रॉस k। यही से हम लोग बोलते हैं कि k इज इक्वल टू p अपॉन h क्रॉस। ये हमारे एक इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन ये था कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 पाई क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई इंटू म्यू इंटू 2 पाई। सो अभी फिर से ये हो जाएगा h क्रॉस। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 2 पाई इंटू म्यू इज ओमेगा। तो E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। सो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं क्योंकि इनको ही हम लोग यूज करके श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन बनाने वाले हैं। सो फाइनली जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। हमारे जो श्रोडिंगर भैया थे उन्होंने एक पार्टिकल को डिफाइन किया जिसे हम लोग ने बोला था कि फ्री पार्टिकल। उन्होंने बोला कि मेरी जो इक्वेशन है वो इस फ्री पार्टिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये फ्री पार्टिकल क्या है? अभी फ्री पार्टिकल का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नो इंटरैक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स एंड नो पोटेंशियल। जो पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या उसके पास कोई पोटेंशियल ना हो, ऐसे पार्टिकल को उन्होंने बोला कि ये फ्री पार्टिकल है। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल की अगर वेव इक्वेशन हमें बतानी है तो इस फ्री पार्टिकल का वेव इक्वेशन श्रोडिंगर भैया ने डिराइव किया था एंड बताया कि इसका वेव इक्वेशन कुछ ऐसा होता है a cos kx माइनस ओमेगा t प्लस i sin kx माइनस ओमेगा t है। ये क्या है? अरे बुक में तो कुछ अलग ही फॉर्म दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था। ये इक्वेशन है सेम ही बात, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था ना कि e रेज टू आई एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस आई साइन x। तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना कि साई इज इक्वल टू a e रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये है हमारा वेव इक्वेशन फ्री पार्टिकल का। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो अगर इस वेव इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग इस वेव इक्वेशन को अभी डिफरेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले एक बार देख लो कि ये त्रिशूल को हम लोग साई कहते हैं। अभी हमने देखा कि फ्री पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एंड उसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। तो क्या हम फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? क्या फ्री पार्टिकल के पास कोई एनर्जी है? तो हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी फ्री पार्टिकल के ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी? क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है? फोर्स का डेफिनेशन क्या था? फोर्स इज इक्वल टू, तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसका मास जीरो है या तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तभी जाके फोर्स जीरो हो जाएगा। या मास जीरो हो सकता है, अगर मास जीरो हो गया तो वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली उसका हम एक्सेलरेशन को ही जीरो बना सकते हैं। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब वो बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं? क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा? सो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल के पास कोई एनर्जी होगा क्या?
या फ्री पार्टिकल के पास कोई एनर्जी होगा? हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्री पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फ्री पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो या तो उसका मास जीरो होगा या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो मास तो ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ही जीरो होने वाला है। तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो वो बॉडी रुका हुआ है या तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी आगे बढ़ रहा है। अगर उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, पोटेंशियल नहीं है, ये तो हमने डेफिनेशन में बोल दिया। बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी है ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होने वाला है। सो जो भी फ्री पार्टिकल का टोटल एनर्जी है वही उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर देंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अभी एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर। E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। सो ये चीजें थी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए लगने वाली बेसिक्स। तो इसी के साथ हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसा है, श्रोडिंगर भैया ने उसको डिराइव कैसे किया था। सो ये अगले लेक्चर की कहानी है।